गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ अमित खंबाता फ्रॉम जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम 9th स्टैंडर्ड हिंदी में लेसन 15 दाज्यू, जिसके लेखक है शेखर जोशी। 9th स्टैंडर्ड हिंदी में लेसन 15 दाज्यू, लेखक है शेखर जोशी। ये एक कहानी है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अब 1 to 12 लेसन हमने फर्स्ट सेमेस्टर में देखे। 1 to 12 लेसन हमने फर्स्ट सेमेस्टर में देख लिए हैं। अब आज से हम सेकंड सेमेस्टर यानी लेसन 15 से हम सेकंड सेमेस्टर की शुरुआत करते हैं। तो पहला लेसन हमने लिया है लेसन 15 दाज्यू, जो एक कहानी है और उस कहानी के लेखक का नाम है शेखर जोशी। तो आज हम सेकेंड सेमेस्टर की शुरुआत करते हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर में मैंने सबसे पहले लेसन 15 लिया। अब हम लेसन 15 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तो शब्दार्थ है शिथिलता, तो सुस्ती। शिथिलता मीन्स सुस्ती, अनुमान मीन्स अंदाज, निर्जन मीन्स सुनसान, एकाकी मीन्स अकेलापन, विरक्ति मीन्स विराग, मूल मीन्स जड़, अनायास मीन्स अपने आप, रिक्तता मीन्स खालीपन, वेदना मीन्स पीड़ा। तो ये है लेसन 15। लेसन 15 दाज्यू, जो एक कहानी है जिसके लेखक है शेखर जोशी, और हमने अभी ये शब्दार्थ देखे लेसन 15 के। अब हम लेसन 15 दाज्यू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो लेसन 15 है दाज्यू, लेखक है शेखर जोशी, जो एक कहानी है। और लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी हम लेते हैं। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। अल्मोड़ा जो उत्तरांचल में आया है, जो एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ के ओलिया नामक गांव में लेखक शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को हुआ। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने केकड़ी और अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। उन्होंने इलाहाबाद सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में अपना कार्यरत रहे और बाद में उन्होंने स्वतंत्र लेखक का कार्य किया। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोसी का गटवार, सात के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। ये आपकी कहानियां है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी कहानी थी आपकी आदमी और कीड़े कहानी। 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित एक कहानी प्रतियोगिता थी, उनमें उनकी कहानी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। ये लेखक के बारे में हमने जाना। लेखक के बारे में जानने के बाद हम कहानी दाज्यू के संक्षिप्त में जानकारी लेते हैं कि कहानी में क्या है, फिर विस्तृत जानकारी लेंगे। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। दाज्यू एक कहानी है, वह एक बाल श्रमिक पर लिखी गई ये कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। पेट की आग बुझाने के लिए वह शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिससे वो अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई, यहाँ पर हेडिंग है दाज्यू, लेसन 15 हेडिंग है दाज्यू। तो दाज्यू पहाड़ी इलाके में दाज्यू को बड़े भाई के रूप में यानी बड़ा भाई कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है। इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में प्रस्तुत हुआ है।
तो ये एक बाल श्रमिक पर आधारित कहानी है। बालक एक दाज्यू कहानी एक बाल श्रमिक कहानी है, जिसको चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा उस कहानी के ऊपर एक फिल्म का निर्माण भी हुआ। मदन एक पहाड़ी लड़का है, वो पहाड़ी इलाके में रहता है और काम के सिलसिले में यानी अपने पेट की आग बुझाने के लिए वो पहाड़ी इलाके में से शहर में आता है काम के सिलसिले में और एक होटल में काम करता है। और वहाँ पे उसको एक अपरिचित व्यक्ति से जान पहचान होती है। वह उसको दाज्यू कहकर यानी पहाड़ी इलाके में बड़े भाई को दाज्यू कहकर पुकारते हैं। तो वो सब कहानी वो सब जो मार्मिक चित्रण हुआ है, वह मार्मिक चित्रण जो कहानी है उसको हम विस्तृत जानकारी सविस्तार से हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं कहानी में क्या है। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा। यहाँ पे दाज्यू कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, दाज्यू कहानी का जो मेन पात्र है, उसके बारे में शुरुआत होती है कि चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाक आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। तो यहाँ पे दाज्यू कहानी का जो मेन पात्र है, जो एक बालक है, उस बालक की यहाँ पर जानकारी दी गई है कि वो बालक कैसा है। तो देखो यहाँ पे जगदीश बाबू ने पहली बार देखा गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाक आंखें, सुनहरे बाल, चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं, कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष की लगाया जा सकता है और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। तो यहाँ पर ये दाज्यू कहानी के जो मुख्य पात्र है बालक, उसके बारे में यहाँ पर बताया, जो मुख्य पात्र बालक है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, उसका विवरण किया गया, उसका वर्णन किया गया है। अर्धजली सिगारेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था। क्या लिखा है? अर्धजली सिगारेट का एक लंबा कस खींचते हुए। जगदीश बाबू भी इस कहानी के पात्रों में से एक है। तो उन्होंने एक अर्धजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया, जहां से कहानी की शुरुआत होती है, उस कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था। कौन? इस कहानी का बालक, नायक जो बालक है उसके बारे में कहा। और जब वे वापस ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। जगदीश बाबू जब अर्धजली सिगारेट जलाकर एक लंबा कस खींचते हुए कैफे में प्रवेश करते हैं और कैफे में प्रवेश करने से वह बालक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। यानी उस बालक के बारे में कहा है। मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। कैफे में जगदीश बाबू जब प्रवेश करते हैं तो वह बालक मेज पर से प्लेटें उठा रहा है और जब वह वहां पर एक टेबल पर जाकर बैठते हैं तो वह सामने खड़ा है कि मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं। हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। लेकिन वह बालक, जब जगदीश बाबू ने उस टेबल पर बैठे तब वह बालक उनके सामने खड़ा था, लेकिन वह कुछ भी बोला नहीं।
हाँ, नम्रता प्रदर्शन करने के लिए थोड़ा झुका, मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन से जैसे सारा मीनू समाहित था। मीनू यानी जो चार्ट होता है, जो भी नाश्ता हो या चाय हो, जो इसका जो मेनू होता है, जैसे उसके चेहरे से ही प्रदर्शित होता हो, ऐसा जगदीश बाबू को महसूस हुआ। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। अब जगदीश बाबू वहां पर टेबल पर बैठ गए और टेबल पर बैठने के बाद उन्होंने एक सिंगल चाय का ऑर्डर उस बालक को कहा कि सिंगल चाय लेकर आओ, और पलक झपकते ही वह चाय हाजिर कर दी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच गौरवमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। अब यहाँ पे जगदीश बाबू भी एक पहाड़ी इलाके से वहाँ पर काम के सिलसिले में वहाँ पर आए हुए थे, और यह जो बालक, जो कहानी का मुख्य पात्र है, वो बालक भी पहाड़ी इलाके से अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए एक होटल में काम करता है। उस होटल में जगदीश बाबू जाते हैं, चाय का ऑर्डर देते हैं, जैसे कि उस बालक के साथ, उस बालक के प्रति वो आकर्षित हो जाते हैं, और जैसे ही उस बालक से प्रति उनका अपनापन उभर आता है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। अब उस जगदीश बाबू के बारे में बताया कि जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं, चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। जगदीश बाबू भी, जिस तरह से वो बालक भी अपने पेट की आग बुझाने के लिए पहाड़ी इलाके से शहर में काम के सिलसिले में आया है, उसी तरह से जगदीश बाबू भी अकेले हैं, दूर देश से आए हैं, और चौक की चहल पहल और शोरगुल में उन्हें लगता है कि सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी कारण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है कि यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास याद आने लगते हैं अपने गांव के पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल। अब हम काम के सिलसिले में, जैसे कि हम सालों से अहमदाबाद में रहते हैं, और अहमदाबाद में रहते हैं तो हम अपने इस शहर को अच्छी तरह से जानते हैं, इस शहर के लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, इस शहर की रहन सहन को अच्छी तरह से जानते हैं, एक एक इलाके को हम जानते हैं, समझते हैं। अगर हमने उस इलाके को नहीं जाना समझा, फिर भी हम बिना डरे कहीं पे भी, अहमदाबाद में सालों से रहते हैं तो कहीं पे भी आते जाते रहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से कहीं और अपरिचित स्थान पर जाते हैं तो हमें थोड़ी हिचकिचाहट सी होती है, क्योंकि वह नई जगह है, नए लोग हैं, कौन किस तरह का व्यवहार हमारे साथ करेगा वो हमको पता होता नहीं है। तो यहाँ पर यह बालक भी पहाड़ी इलाके से शहर में पेट की आग बुझाने के लिए आया हुआ है, और जगदीश बाबू भी दूर देश से आए हुए हैं, वह भी अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, यानी वहाँ पे उनके जान पहचान अभी हुई नहीं होती, यानी वो उस शहर को जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं, चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है, यानी सब शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, यानी नए हैं, अभी तक उनको अपनत्व जैसा, अपने जैसा इस जगह पे लगता नहीं है। शायद ऐसा होगा कि वो थोड़े दिन रहेंगे, उस इलाके को जानेंगे, समझेंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे, यानी अभ्यासु हो जाएंगे, पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति शायद होने लगे।
पर आज तो लगता है कि यह अपना नहीं अपनेपन की सीमा से दूर कितना दूर है, और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं। क्या है? आज तो उन्हें अपनापन, अपना नहीं अपनेपन सी सीमा से दूर, कितना दूर, अनायास ही उन्हें अपने इलाके का, यानी अपने गांव का, अपने गांव के पड़ोसी आदमियों का, स्कूल कॉलेज के छोकरे का, अपने निकट शहर के कैफे होटल का, ये सब याद आता है। हम कहीं और जाते हैं रहने के लिए या कहीं और नौकरी के काम के सिलसिले में जाते हैं, तो हमको वो नई जगह होती है, नई जगह को समझने में हमें देर लगती है, नई जगह को समझने में देर लगती है। इसके लिए हमको क्या होता है कि हम वहाँ पे भले रहते हो, लेकिन हमारे जो इलाके हैं जहाँ से हम आए हैं उस इलाके की बातें हमें याद आती है। क्यों? क्योंकि हम अकेले हैं, और अकेलेपन की वजह से हमको अपने जो है उनकी याद आती है, उस समय की याद आती है जो हमने उनके साथ बिताए हैं, वो जगहों की याद आती है, जहां जहां हम घूमे हैं उसकी याद आती है, जिससे क्या होता है, हमारा जो अकेलापन है वो दूर हो जाता है। तो यहाँ पर जगदीश बाबू को भी ऐसा होता है। चाय साहब, जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगारेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। अब क्या होता है, जगदीश बाबू उस कैफे में आए, कैफे में वो सिगारेट, अधजली सिगारेट पी रहे थे, चाय का ऑर्डर दिया, चाय आ गई। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगारेट झाड़ी, यानी जो सिगारेट बुझाने की जो जग वो होता है डिब्बा, उसमें उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। अब वह उस बालक से अपना नाता, किस तरह से उनका नाता उस बालक से जुड़ता है, उसके बारे में देखते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? अब जगदीश बाबू भी वहां पर काम के सिलसिले में आए हुए हैं, दूर देश से आए हुए हैं। ये लड़का भी पहाड़ी इलाके से काम के सिलसिले में ही उधर आया हुआ है। अब दोनों के बीच में बातचीत होती है। जगदीश बाबू उससे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसका नाम पूछते हैं, तो लड़के ने अपना नाम बताया, नाम भी बताया, कहाँ का रहने वाला है वो भी बताया कि पहाड़ का हूँ। पहाड़ तो सैकड़ों है, ऐसा जगदीश बाबू ने कहा। आबू है, दार्जिलिंग है, मसूरी है, शिमला है, अल्मोड़ा है। तुम कौन से पहाड़ी इलाके के हो वो भी पूछा। इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुरा कर बोला, पहाड़ और जिले का शायद की भेद मालूम हो गया हो। मुस्कुराकर वो लड़का बोला, क्या बोला? अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? जगदीश बाबू ने उस लड़के ने जब कहा ना कि वो पहाड़ का है, तब जगदीश बाबू ने कहा कि पहाड़ तो बहुत सारे हैं, और फिर नाम भी बताए, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम कौन सी जगह के हो? तो उसको जब पता चला होगा कि नहीं, पहाड़ और जिला दोनों में फर्क है, तो उसने बताया कि अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा, और अधिक उसके बारे में जानने की उनको इच्छा हुई, तो उन्होंने पूछा कि अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा में कौन सा गांव? इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था, इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील। जैसे कि जगदीश बाबू ने उस लड़के से पूछा कि अल्मोड़ा में कौन सा गांव। अब उसको संकोच हुआ कि शायद गांव की निराली संज्ञा के कारण उसको संकोच हुआ हो। अब वो टालता हुआ सा जैसे बोल रहा हो कि अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा, फिर भी नाम तो कुछ होगा। जगदीश बाबू ने अधिक जानने की कोशिश की।
फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। डांट्या लगो, वह संकुचाता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पोती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, जैसे अभी तक वो अकेले उस इलाके के थे। और जैसे ही उस लड़के ने उस गांव का नाम बताया तो जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। अब जगदीश बाबू भी काम के सिलसिले में दूर देश से आए हैं और वो लड़का भी काम के सिलसिले में दूर देश से आया है। जब उन्होंने उसके गांव के बारे में जाना, उसके पहाड़ी इलाके के बारे में जाना, उसके गांव के बारे में जाना, तब अब तक तो वो अकेलापन महसूस कर रहे थे, एकाकीपन महसूस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसके गांव के बारे में उन्होंने जाना तो क्या हुआ? जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। अब दोनों, जगदीश बाबू और मदन, दोनों एक ही पहाड़ी इलाके के रहने वाले थे, पास पास के गांव के रहने वाले थे। अब उन दोनों के एकाकीपन यहाँ पर दूर होता हुआ दिखता है, क्योंकि हमारे पास के गांव वाले हो तो वो हमारे इलाके के ही हुए। जैसे कि अहमदाबाद में बहुत सारे गांव, अहमदाबाद जिला है तो अहमदाबाद जिला में बहुत सारे ऐसे गांव है जिसको मिलाकर पूरा जिला बनता है। तो हम कहीं और जाते हैं, दूर दराज के इलाके में जाते हैं, तो हमारे गुजरात के हो या हमारे शहर को हो या हमारे गांव के हो, तो हमें क्या होता है, अपनापन महसूस होता है। तो यहाँ पर जगदीश बाबू ने बताया कि वह उसके गांव के पास वाले गांव के ही रहने वाले हैं। तो अब दोनों के बीच में आत्मीयता, अपनापन महसूस होने लगा। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत की ओर, अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। अतीत, गांव, उसी पहाड़िया, नदी, ईजा मीन्स माँ, बाबा, दीदी, भूली यानी छोटी बहन, दाजू यानी बड़ा भाई। जैसे कि उसको ऐसा लग रहा हो उस अपने गांव के लोगों का, अपने घर के लोगों का, सबका उसको जैसे याद आने लगी। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी। अब मदन को भी ऐसा महसूस होने लगा कि ये भी कोई अपना है। तो अब जगदीश बाबू के छाया में यानी जगदीश बाबू के रूप में उसको कौन नजर आई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी, यानी किसके निकट वह समझने लगा। क्या है? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। दाजू का मतलब है बड़ा भाई। पहाड़ी इलाके में दाजू को बड़े भाई के रूप में देखा जाता है। तो दाजू दो चार ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। अब 2-4 दिन में अब तो उन लोगों के बीच में जैसे कि हम कहीं और गए हो और हमारी जान पहचान वाला कोई मिल जाए, यानी हमारे इलाके का कोई मिल जाए या हमारे शहर का कोई मिल जाए या हमारे गांव का कोई मिल जाए, हमारे राज्य का कोई मिल जाए, तो क्या होता है कि जान पहचान बढ़ती है, क्योंकि हम भी वहाँ नए हैं और वो भी वहाँ नए होते। तो क्या होता है कि
एक दूसरे को जानने समझने के लिए हम उनके कांटेक्ट में रहते हैं। तो यहाँ पर जगदीश बाबू और मदन दोनों के बीच में 2-4 दिन में ही जान पहचान बढ़ने लगी। क्या लिखा है कि 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच अजनबीपन की खाई दूर हो गई। अब तक तो वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के बारे में जानने के बाद वो दोनों की जो अजनबीपन थे, जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, अब वह जानने लगे। तो 2-4 दिन में ही क्या हुआ कि उनकी अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता। अब क्या होता कि जब जगदीश बाबू कैफे में प्रवेश करते तब तुरंत ही मदन बोल उठता। क्या बोलता? दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहां भी हिम पड़ेगा? दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज? पानी लाओ। लाया दाजू शब्द उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी मां अपने बेटे को चूमती है। तो यहां पर इतना अपनापन सा अब मदन जगदीश बाबू को बड़े भाई के रूप में देखने लगा है। तो जब भी जगदीश बाबू कैफे में प्रवेश करते तो वह उनसे कुछ न कुछ पूछता रहता। क्या है? दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी यानी हिम पड़ेगा? दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया था। ये सब वह पूछता रहता है क्योंकि उसको एहसास होने लगा कि ये मेरे बड़े भाई है, ये मेरे गांव के पास वाले, ये मेरे पहाड़ी इलाके के हैं, ये मेरे गांव के पास वाले ही गांव में रहने वाले हैं, यानी मेरे बड़े भाई है। तो वह अपनेपन की अपनापन उनको प्रस्तुत करता है, यानी प्रदर्शित करता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, आप मेरे अपने हो। तो वह हर चीज में दाजू 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 कहता रहता है। फिर कोई ऑर्डर मिलता तो ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से भी पूछता रहता कि दाजू कोई चीज? पानी लाऊं। लाया दाजू शब्द को उतनी आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी मां अपने बेटे को चूमती है। कुछ दिनों बाद अब क्या होता है? कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। अब क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था कि जगदीश बाबू भी काम के सिलसिले में दूर देश से आए थे और ये बालक दाजू भी काम के सिलसिले में पेट की आग बुझाने के लिए वह वहां पर आया हुआ था। दोनों ही पास के ही इलाके के रहने वाले थे, यानी दोनों एक दूसरे को अब जानने पहचानने लगे। अब क्या होता है? कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक कैफे की नहीं सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा, परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। अब क्या हुआ? जगदीश बाबू पहले तो उस इलाके को जानते नहीं थे। जगदीश बाबू पहले तो उस चौक के कैफे के आसपास के इलाके को जानते नहीं थे। क्या हुआ? अब सारा शहर अपनेपन के रंग से रंगा हुआ सा लगने लगा, परंतु अब उन्हें उस बालक के क्या लिखा है? पर उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगा और यह मदन था कि दूसरी टेबल से ही दाजू। पहले क्या था? पहले जगदीश बाबू उस इलाके को अच्छी तरह से जानते समझते नहीं थे। वह खाली कैफे में आते, चाय पीते, कैफे के उस बॉय से यानी कैफे के उस लड़के से उनकी जान पहचान होती है। उस लड़के से उनको पता चलता है कि वो पहाड़ी इलाके का है, उसके पास के वाले गांव का ही रहने वाला है, तो उसके साथ उनकी आत्मीयता बढ़ती है, अपनापन बढ़ता है। लेकिन अब क्या होता है? जैसे जैसे वो शहर को जानने समझने लगे, जैसे जैसे उनकी जान पहचान बढ़ने लगी, अब उनको उस बालक, उस कैफे के बालक से जो दाजू दाजू कहता रहता है, यानी वह बालक अपने बड़े भाई के तौर पर जगदीश बाबू को देखता है, तो वह उसको अपना बड़ा भाई मानता है। उस तरह से उनकी खातिरदारी करता रहता है, उनको कुछ परेशानी ना हो, उनको कुछ तकलीफ ना हो, इसके लिए उनका ध्यान रखता रहता है।
अब जगदीश बाबू को वह दाजू दाजू कहलाना पसंद नहीं है, क्योंकि अब वह पूरे शहर को जानने समझने लगे हैं इसलिए। तो क्या लिखा है, कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। अब उन्हें चौक के कैफे ही नहीं सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगा। अब उनको वो अच्छा नहीं लगता था कि वो कैफे का बॉय मदन उनको दाजू दाजू कहकर पुकारता है। अब क्या होता है देखिए, कहलाना अच्छा नहीं लगा और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू। ये छोटा सा बालक है, वह छोटा सा बालक जगदीश बाबू को अपने बड़े भाई के तौर में देखता है। वो छोटा सा बालक है, उसको जगदीश बाबू में अपना बड़ा भाई दिखता है और जगदीश बाबू को देखकर वह खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह वहाँ पर अकेला है और अपने पास के पहाड़ी इलाके के गांव का व्यक्ति उनकी कैफे में आता है, इसलिए उसको अपनापन सा होता है, इसलिए वो उसको जगदीश बाबू को दाजू दाजू कहता है। लेकिन अब क्या होता है, अब मदन बाबू को उसका दाजू कहलाना पसंद नहीं। मदन इधर आओ, आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। जब जगदीश बाबू अकेले थे, यानी जब जगदीश बाबू उस इलाके को जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, वह खाली उस कैफे के बॉय को ही जानते थे, उस कैफे के बॉय के साथ ही उनका मिलना मिलाना था, यानी वह उनको अच्छी तरह से एक दूसरे को जानते थे, अपनत्व सा भाव उन लोगों के बीच में हो गया था। अब जगदीश बाबू पूरे शहर को जानने समझने लगे। अब उनको वह बालक जो मदन है, वह मदन का दाजू कहलाना उनको पसंद नहीं। अब वो क्या कहते हैं कि मदन इधर आओ, आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी, जो अपनेपन की भावना थी, उसमें देखो अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। अहम, अहंकार, अहम। दाजू चाय लाओ, चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें। अब यहां पर प्रेस्टीज क्या कहा, पहले तो जब वह शहर को जानते समझते नहीं थे, शहर के लोगों को जानने समझने में उनको टाइम लगता, तब वह एक अकेले ये बालक के साथ उनका व्यवहार था, ये बालक के साथ उनका अपनत्व था। लेकिन अब शहर को जानने समझने लगे हैं, उस इलाके को जानने समझने लगे हैं, तब उस बालक के दाजू कहने पर उन्हें ऐतराज है। अहम, क्या लिखा है, अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाजू चाय लाओ, चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर अधिकार नहीं रख सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए सब कुछ समझ गया। अब क्या हुआ, उन्होंने मदन को डांटा कि तुम क्या दाजू दाजू पुकारते रहते हो, किसी की प्रेस्टीज का तो ख्याल किया करो। अब मदन को उस प्रेस्टीज शब्द का मतलब वह मदन जानता है या नहीं जानता, लेकिन जैसे कि उसकी समझ में आ गया हो, लिखा है ना, जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, वो गुस्सा हो गए, शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। जब व्यक्ति गुस्सा होता है तो उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलता है। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, अब मदन को उस प्रेस्टीज शब्द का अर्थ पता है या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, यह भी उनको पता नहीं रहा। पर मदन जैसे बिना समझे ही सब कुछ समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। जैसे कि मदन
प्रेस्टीज शब्द का मतलब समझा या नहीं समझा, लेकिन जैसे समझ गया हो उस तरह से मदन को क्या हुआ, मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियां भर भर कर रोता रहा। जैसे कि उसको पता चल गया प्रेस्टीज शब्द का अर्थ, और मैनेजर से परमिशन लेकर वो अपनी कोठरी में चला गया और सिसकियां ले लेकर रोने लगा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। अब जगदीश बाबू यानी मदन तो पहाड़ी इलाके से आया हुआ लड़का है, दूर दराज के इलाके से आया हुआ लड़का है, वहां पर उसकी जान पहचान वाला कोई नहीं है। जगदीश बाबू के साथ उसकी आत्मीयता बढ़ती है, जगदीश बाबू के साथ उसका अपनापन बढ़ता है। अब जगदीश बाबू के ऐसा कहने पर कि क्या तुम दाजू दाजू क्या कहते रहते हो, उस पर उसको दुख होता है। क्या लिखा है, मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर घुटनों में सर दे कोठरी में सिसकियां भर भर कर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में, क्या लिखा है, घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शित स्वाभाविक ही था। दूर दराज के इलाके में वह जगदीश बाबू के साथ उनकी आत्मीयता बढ़ती है। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोद से, प्रवासी जीवन यानी आप अपने इलाके से दूसरे इलाके में काम के सिलसिले में गए हो, तो आप प्रवासी के तौर पर, आप प्रवास करते हैं ना, मुसाफिरी करते हैं, तो हम मुसाफिर के तौर पर ही वहां पर काम के सिलसिले में गए, तो हम एक मुसाफिर, एक प्रवासी के तौर पर ही रुए। क्या लिखा है कि प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोद से, ईजा का मतलब है माँ की गोद से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो, परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो, तो रो लेने पर, अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। अब उसको दुख हुआ, जगदीश बाबू के साथ मदन की आत्मीयता बढ़ गई थी। जगदीश बाबू को वो बड़ा भाई मानने लगा था, वो दाजू दाजू कहकर जगदीश बाबू का ख्याल रखता था, क्योंकि उसको एहसास था कि यही उसके पहाड़ी इलाके वाले पड़ोस के गांव के ही व्यक्ति है, कोई अपना है, इसके लिए वह उसको बड़े भाई के तौर पर देखता था। लेकिन जगदीश बाबू को अब उसका दाजू दाजू कहलाना पसंद नहीं है। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। अब मदन दुखी तो हुआ, जगदीश बाबू ने मदन को दादू दाजू कहने पर डांटा भी, प्रेस्टीज की बात की, प्रेस्टीज का मदन समझ गया नहीं समझा, लेकिन मदन की समझ में आ गया कि जगदीश बाबू को दाजू कहलाना पसंद नहीं है। जो उनके दोनों के बीच में आत्मीयता थी, उस आत्मीयता में थोड़ी खटास सी आ गई। अब मदन अपने आप को संभालने लगा, वह पूर्वरत अपने काम में लग गया। दूसरे दिन क्या होता है कि कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की मुलाकात बचपन के उनके सहपाठी यानी उनके विद्यार्थी समय में जो उनके साथ में पढ़ने वाले हैं, उनके साथ हेमंत से, सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया। अब देखो, पहले क्या था, जैसे ही जगदीश बाबू कैफे में प्रवेश करते वैसे ही मदन उन्हें दाजू 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 कहता रहता और हर चीज में वह उनका ख्याल रखता था। अब देखो क्या होता है, जब जगदीश बाबू ने अब कह दिया ना कि दाजू दाजू क्या लगा रखा है, किसी प्रेस्टीज का ख्याल तो करो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दूसरे दिन जब जगदीश बाबू अपने मित्र के साथ, अपने सहपाठी हेमंत के साथ उस कैफे में गए, तो क्या परिवर्तन हुआ देखिए। पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। जो पहले आत्मीयता थी, जो पहले अपनापन था, उसमें खटास सी आ गई।
क्या हुआ, हेमंत सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में वो पहुंचे, मदन को बुलाया, लेकिन उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। अब पहले क्या था, जब जगदीश बाबू कैफे में एंटर होते उससे पहले ही वह दाजू कहकर पहुंच जाता। अब क्या हुआ, अब उन्होंने एक बार बुलाया, फिर दूसरी बार बुलाने पर वह वहां पर गया। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाओ दाजू कहा। अब देखो ये परिवर्तन हुआ, ये फर्क हो गया। पहले क्या था, क्या लाओ दाजू, दाजू आप आए, दाजू ये दाजू वो कहता रहता था। अब क्या हुआ, दूसरी बार बुलाने पर ही वो आया, पर उसके मुंह पर मुस्कान न थी और नहीं उससे क्या लाओ दाजू कहा था, और नहीं उससे क्या लाओ दाजू ऐसा कहा था। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा। अब जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 ऑमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर चल दिया। ये फर्क हुआ। मानो दोनों अपरिचित हो। पहले दोनों के बीच में आत्मीयता, अपनापन था, लेकिन जब जगदीश बाबू ने मदन से कहा कि क्या तुमने दाजू दाजू लगा कर रखा है, क्या तुम किसी की प्रेस्टीज का तुम्हें ख्याल नहीं है, तब अब वह क्या करता है, अब स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा। पहले तो क्या था, वो तुरंत ही पहुंच जाता था, दाजू आए, दाजू ये लाओ, दाजू वो लाओ, लेकिन अब जगदीश बाबू को ही सामने से कहना पड़ा, 2 चाय 2 ऑमलेट, परंतु उससे ऐसा भी जवाब नहीं दिया कि लाया दाजू, क्योंकि दाजू कहने पर जगदीश बाबू को ऐतराज था, जगदीश बाबू का प्रेस्टीज का सवाल था। उससे क्या कहा, लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। अब क्या होता है, अब उनके सहपाठी हेमंत ने उस लड़के के बारे में कहा, क्या कहा, शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रुखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। जगदीश बाबू तो जानते ही है कि वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है, लेकिन उनका मित्र, उनका सहपाठी हेमंत अनुमान लगाता है कि शायद पहाड़ी इलाका का है। जगदीश बाबू जानते हैं, इसके लिए क्या किया उन्होंने, रुखा सा उत्तर देकर वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के, हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुक रह गई। जगदीश बाबू के सहपाठी हेमंत ने उस लड़के से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा लड़के। अब क्या हुआ, टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। मदन को आगे जो स्मृतियां घूमने लगी, क्या, आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसकी प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। वो सब जो जगदीश बाबू के साथ उसके जो आत्मीयता बढ़ी थी, जो बातचीत हुई थी, वो सब, उन सब चीजों में उसको उस बात याद आने लगी कि जगदीश बाबू का नाम पूछना, उसके बाद उन दोनों के बीच में अपनापन बढ़ना, आत्मीयता बढ़ना, उसी
तरह से हेमंत, जगदीश बाबू के सहपाठी ने भी उस बालक से प्रश्न पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा लड़के। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा। अब जगदीश बाबू को डर था कि शायद वह ज्वालामुखी सा उन पर टूट पड़ेगा, क्योंकि यह सब जगदीश बाबू ने उस लड़की के साथ पहले ही नाम पूछा, पहाड़ का नाम पूछा, जिले का नाम पूछा, गांव का नाम पूछा, उसके साथ आत्मीयता बढ़ी, अपनापन सा बढ़ा, और आत्मीयता बढ़ने के बाद, अपनापन सा लगने के बाद दाजू कहने पर ऐतराज उठाया। फिर प्रेस्टीज का सवाल है, यह भी कहा। वो सब बातें जैसे कि मदन के सामने वापस आ रही हो, और ऐसा लगा जैसे जगदीश बाबू को कि जैसे ज्वालामुखी सा वह फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया। हेमंत ने फिर से, उनके सहपाठी हेमंत ने फिर से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा। बॉय कहते हैं साहब मुझे। अब देखो यहाँ पर उस पहाड़ी लड़के ने, मदन ने अपना नाम नहीं बताया। क्या बताया? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया, ऐसा ही जवाब देकर कि बॉय कहते हैं मुझे। उसने अपना नाम नहीं बताया। जगदीश बाबू के साथ जब बातचीत की शुरुआत हुई तब उसने अपना नाम बताया था, मेरा नाम मदन है, बराबर। लेकिन अब क्या हुआ, वापिस उनके दोस्त ने पूछा, तब उसने क्या बताया? बॉय कहते हैं मुझे साहब। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वो मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और अधिक भी सुंदर हो गया था। उस बालक ने फिर से आत्मीयता बढ़ाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब उससे जगदीश बाबू के साथ अपनापन बढ़ाया, जगदीश बाबू के साथ उसकी आत्मीयता बढ़ी, और उस अपनेपन में उस आत्मीयता और अपनेपन में प्रेस्टीज का सवाल आया, तो वापस जब जगदीश बाबू के मित्र सहपाठी हेमंत ने उस तरह से ही, जिस तरह से जगदीश बाबू ने पहले शुरुआत में पूछताछ की थी, जान पहचान बढ़ाने की कोशिश की थी, और उसके बाद जान पहचान बढ़ी और क्या हुआ, वैसा ही हेमंत के साथ, यानी हेमंत भी उसी तरह से उस लड़के से जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करते। लेकिन जो ठोकर जो पहले हुआ वो वापस ना हो, इसके लिए वह लड़का उनसे दूरियां बनाकर रखता है। लिखा है ना कि बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वो मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया। दाजू यानी बड़ा भाई जगदीश बाबू के साथ मदन ने आत्मीयता बढ़ाई, अपनापन सा लगने लगा, दोनों के बीच में आत्मीयता बढ़ने लगी, दोनों के बीच में अपनापन सा बढ़ने लगा, दोनों के बीच में बड़े भाई छोटे भाई जैसा संबंध उभरने लगा। लेकिन जब प्रेस्टीज का सवाल आया तो उनके बीच में दूरियां बढ़ने लगी। तो यहां पर दाजू तो बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वो मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया। मदन के मित्र हेमंत ने जगदीश बाबू की तरह ही उससे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन मदन ने अब उनसे आत्मीयता नहीं, अपनापन सा नहीं, एक बार आत्मीयता और अपनेपन की में वह समझकर उनसे दूरी बनाकर उनसे क्या कहा? बॉय कहते हैं साहब मुझे बॉय। तो दाजी का मतलब है बड़ा भाई। तो ये कहानी है मदन और जगदीश बाबू के बारे में। मदन और जगदीश बाबू के बीच में जो अपनापन सा था, उस अपनेपन की कहानी
के बारे में यहाँ पर है। तो यहाँ पर है ना कि एक दिन उसके बालमन पर आघात कर जाता है, जिसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में है। तो यहाँ पर ये कहानी थी लेसन 15 दाज्यू, जिसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी ली। इसकी पीडीएफ फाइल मैं आप लोगों को भिजवाऊंगा। इस पीडीएफ फाइल में जो भी क्वेश्चन आंसर हो या जो कुछ भी मटेरियल हो वो आप लोगों को CW में कॉपी करना है। आप लोगों ने 1 to 12 लेसन तो कंप्लीट किए ही होंगे। अब 1 to 12 लेसन के बाद आगे हम सेकंड सेमेस्टर का भी कंटिन्यू करते हैं। तो पीडीएफ फाइल जो भी मैं आप लोगों को भिजवाऊँ, उस पीडीएफ फाइल को आप कॉपी करोगे CW में। थैंक यू वेरी मच।